तो एक हेलुसिनेशंस होती थी, ठीक है, कि मेरे को हेलुसिनेशन मतलब चक्कर आना नहीं है हेलुसिनेशंस कुछ? का मतलब है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरे को लगेगा कि आप भूत हो असली में, मतलब अंदर से इतनी असली फीलिंग आती है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो असलियत है या नकली चीज़ है। मतलब अगर आप किसी बालकनी में खड़े हो तो ऐसा हो सकता है कि आप जंप कर दो, बहुत ज़्यादा, मतलब इमेजिनिंग समथिंग विच इज़ बट नॉट वो देयर। को पता ही नहीं आप यस, कि इमेजिन इमेजिन कर कर रहे रहा हैं। हूँ। जब जिस दिन मेरे को फाइनली अटैक हुआ उस दिन मैं बाहर रोड पे जाके अपने बॉक्सर्स में और अपने टी शर्ट में जाके मैं रोड पे जाके चिल्लाने लग गया जोर से, और मेरे को उस चीज़ का कोई रिकलेक्शन नहीं है। मेरी वाइफ बताती है कि मैं जैसे वॉशरूम जाके आया, फिर मैंने हाथ धो रहा था, मैंने वो जो टैप होती है टैप को ऑन करे बिना मैं ऐसे ऐसे करके और मैं वहाँ से बाहर निकला था। लीगल स्कॉलर से अर्थवाइज एसेंशियल के फाउंडर बनना कैसे, इसकी जर्नी बताएंगे? पहले 5 मंथ्स प्राइवेट हॉस्पिटल चले गया था, लास्ट 2 मंथ्स पीजीआई था, वहाँ पे वहाँ की वजह से बचा हूँ मैं। जब मैंने देखा कि कितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर रोज़ ड्रिप लगनी है, आईवी सेट्स लगने हैं, आजकल सब कुछ प्लास्टिक में आता है। मेरा जो ब्रांड है वो प्लास्टिक को अपसाइकिल कर रहा है, ग्लास को अपसाइकिल कर रहा है, ठीक है, नया प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहा मैं। तो बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ, नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरा फोकस पैकेजिंग पे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा फोकस सारा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, और एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जिसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग थी एंड यू ट्रूली लाइक इट। जैसे मेरा पर्पस सस्टेनेबल है तो मेरे को पैकेजिंग भी वैसी पसंद आती है। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग में मेरे को एक पार्टनर मिल गया है बहुत अच्छे, विदाउट। अब अगर कोई बोलता है कि हमें गिफ्टिंग के लिए चाहिए तो मैं उनको ग्लास बॉटल में देता हूँ। फर्स्ट ग्लास होता है जो नया ग्लास, उनको बड़ी बॉटल में नहीं देता, उनको छोटी छोटी बॉटल्स ग्लास की 100 ml की है मेरे पास, उसमें डालते हैं वो गिफ्टिंग के लिए, वो ठीक है। तो बस यही है, लेकिन ग्लास रिसाइकिल मतलब उसको बारी बारी वापस ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लास्टिक की डिसएडवांटेज ये है कि उसको सिर्फ 9 बारी ग्लास वापस रिसाइकिल कर पाते हो। 9 टाइम्स के बाद वो इतना ज़्यादा उसका बुरा हो जाता है कि रिसाइकलेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। हेलो हाय सत श्री अकाल नमस्ते वेलकम टू एन आया स्केटकास्ट। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਵਾਰ ਨੀਅਰ ਡੈਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਾਇਆ ਕੌਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਗੁਦਾਰਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਥਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो डॉक्टर, मैंने जैसे बोला कि आप बहुत कुछ हो, यू नो यू आर ऑथर, यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, अभी आप एक मिशन पे भी हो। तो यू नो दिस साउंड्स लाइक अ मूवी, आपकी ये स्टोरी एक मूवी की तरह लगती है बिकॉज दैट इज़ सो मच सरप्राइजिंग एंड इंस्पायरिंग कि 2 टाइम अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस फील कर चुके हो। ये आपको रिसर्च एंड लर्निंग का शौक कहाँ से आया? रिसर्च एंड लर्निंग ये बेसिकली कॉलेज ख़त्म करने के बाद मेरे का एक फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ था, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दिल्ली में था, जहाँ पे हमें पार्लियामेंट में काम करना पड़ता है। तो 1 साल का प्रोग्राम था, जिसमें से पहला 1 महीना बहुत स्ट्रेन्यूस ट्रेनिंग होती है आपकी रिसर्च में। तो जब वो हुई तो 1 महीने में मेरे को सारा कुछ समझ आ गया कि असली रिसर्च क्या होती है, और जैसे हम विकिपीडिया वगैरह पे जाते हैं वो असली रिसर्च नहीं होती है और हमें रिलाई भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से एक बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग आई। फिर उस फेलोशिप के दौरान बहुत चेंजेस ला पाया मैं। जिन एमपी के साथ काम करता था मैं, मीनाक्षी नटराजन जी, बहुत पहले तो बहुत हम्बल लेडी हैं वो। तो उनके साथ सीखने को बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी थी। वो गांधीयन है बाय बिलीफ। तो जैसे वो मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते थे तो हम स्लीपर से जाते थे, एसी अलॉटेड होता है मैम को, लेकिन हम नॉर्मल स्लीपर उससे जाते थे। वो घर पे भी नहीं, पीजी में रहते थे वो, क्योंकि सिंगल वो थे। तो उन्होंने अपना जो साउथ एवेन्यू में घर मिलता है जो एमपी को, उन्होंने कहा इतनी जगह वेस्ट होगी, इससे बेटर है कि ये हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग अपने काम कराने के लिए आ रहे हैं उनके लिए छोड़ दें। तो ऐसे करके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ पे जब पार्लियामेंट में काम किया तो एक रिसर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वो आ गया, कि अवेयरनेस आ गई कि यहीं से फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि पॉलिसी लेवल पे जब आपको कुछ फ़र्क लाना होता है तो आपकी रिसर्च आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो वहाँ से रिसर्च में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने लॉ में डॉक्टरेट की। तो रिसर्च का अभी तक पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं बुक्स लिख रहा हूँ थॉमसन रॉयटर्स के साथ। लेकिन रिसर्च एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। तो क्योंकि आप अकेले बैठते हो, अकेले लिखते हो, तो अब थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया है बात में। लेकिन अभी मैं बुक्स भी लिखता हूँ, रिसर्च पे भी फोकस कर रहा हूँ, साथ में अपना काम कर रहा हूँ जो थोड़ा सा और
लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन वाला काम है, कोलैबोरेशन का काम है। एक गांधीयन वैल्यू बताइए मुझे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो एक तो है कि जो गांधी जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आपको मतलब मैं सब दर्शकों को बोलूँगा कि उनको पढ़ना चाहिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनकी लाइफ के में जो मैं सीखा हूँ वो ये है कि वो बहुत ऑर्डिनरी पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, लेकिन अगर आप उनकी शुरू से जर्नी देखोगे बहुत ऑर्डिनरी थे वो। लेकिन उनके अंदर एक ना एक वो चीज़ थी कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करते थे जैसे थे। अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत सारे अपने एम्बैरसिंग इंसिडेंट शेयर किए हैं, जो कोई भी आदमी जब फेमस होता है वो शेयर करने से अवॉइड करता है। तो मैंने उनसे ये सीखा है, गांधीयन वैल्यू आप बोलिए या वैसी गांधी जी से जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको लाइफ में हमेशा ऑनेस्टली हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। और जितने आप ऑनेस्ट रहोगे, जितने ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना लोगों के लिए अच्छा है, आपकी जर्नी समझने के लिए और चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए। और गांधीयन वैल्यू मेरे ख्याल से सिंप्लिसिटी है। अब जैसे अगर हम इस कुर्ते इसकी बात करें तो लोग आजकल कॉटन पहन के कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप क्लोथिंग देखोगे, वर्ल्ड की 60% क्लोथिंग, यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स हैं, 60% क्लोथिंग सिंथेटिक है। ठीक है, वो सारा मतलब प्लास्टिक से आ रहे हैं, एक्रिलिक हो गया, जो मर्जी मटेरियल हो गया, नायलॉन हो गया। अब अगर आप कॉटन वगैरह पहनते हो तो पहली चीज़ तो कंफर्ट तो है ही है, आप एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं कर रहे, नेचुरल फाइबर्स पहन रहे हैं। तो मेरा बिलीफ है कि गांधीयन जो वैल्यू आई है वो है सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी। तो हम वैल्यूज़ के बारे में सीख रहे हैं जो आप हर रोज़ यूज़ करते हो। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ दैट हाउ इज़ अ नॉर्मल डे इन द लाइफ ऑफ करण गोदारा। नॉर्मल डे तो मेरे को सुबह, जिस दिन सुबह 4 बजे जाग जाती है, उसके बाद मैं वापस सोने की नहीं ट्राई करता। मैं नहीं सोचता कि थोड़ा लेटता हूँ उठता हूँ, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ, मैं अपना बुक के ऊपर काम करता हूँ अराउंड 4 to 7 AM। ठीक है, तो रिसर्च कर लिया, उसमें उसमें राइटिंग कर ली। 7 बजे मैं फिर से सोता हूँ, 2-3 घंटे सोता हूँ, रेडी होता हूँ। 10 to 6 PM आई एम डेडिकेटेड टू माई वेंचर अर्थवाइज एसेंशियल, जिसका काम बेसिकली है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मैं वो करता हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ इन द सेंस कि मेरा जो ब्रांड है वो प्लास्टिक को अपसाइकिल कर रहा है, ग्लास को अपसाइकिल कर रहा है। ठीक है, नया प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहा मैं, तो बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ, नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरा फोकस पैकेजिंग पे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा फोकस सारा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। और एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, मतलब मैं लोगों के साथ सीख रहा हूँ, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मैंने अगस्त 2025 को अपना बिजनेस शुरू किया है और जब से बहुत स्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो लोगों को धीरे धीरे करके समझ आती है कि पैकेजिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, एंड में इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना है। आपने वो देखे होंगे शादी के जो डब्बे आते हैं घर पे, उसके अंदर छोटी छोटी 2-4 चीज़ें होगी, डब्बा इतना फैंसी होगा। उसकी जगह हमें फोकस करना चाहिए कि डब्बा छोटा हो लेकिन चीज़ें अंदर अच्छी हो। लाइफ में यही हमारा वो गोल होना चाहिए। एंड 6 PM के बाद 6 PM के बाद मैं अराउंड 10-11 o'clock तक सोता हूँ। 6 PM के बाद बस थोड़ी देर घर पे भी टाइम स्पेंड करना होता है, वाइफ को भी टाइम देना होता है, तो थोड़ा बहुत वो किया, आराम से बैठ गए। टीवी वगैरह बहुत कम देख पाता हूँ मैं, ना ही मेरा मन करता है अब, क्योंकि अब जैसे कोई मैं मूवी शुरू करता हूँ उसको मैं 5-7 दिन में ख़त्म करता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख के। तो मेरे को ऐसा नहीं होता कि थिएटर में जाके मेरे को मूवी देखने का शौक नहीं है। मेरे को टाइम लगता है कि ज़्यादा टाइम अपनी चीज़ों पे ही स्पेंड करो। अपने ऊपर दो। यस। तो आपकी लाइफ में आपको 2 टाइम नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो मोटिवेशन कैसे आई टू स्टैंड अप एंड ट्राई अगेन। ओके, तो मैं एक्चुअली बहुत एक्सेप्टिंग हूँ अपनी कंडीशन के बारे में। ये मेरे साथ लाइफ में जैसे जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद एक्सेप्टेंस आई है। तो मेरे को पता है कि हम यूनिवर्स में एक बहुत छोटा सा स्पेक है। हम मतलब बहुत, हमारा इतनी लंबा यूनिवर्स चला है, हम बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो मेरा ये कुछ मानना नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो मैं कभी भी उस चीज़ को, मैंने जो फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन था 9th स्टैंडर्ड में था मैं, जब मेरे को सेप्टिसीमिया हुआ था, पूरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया था बॉडी का। उसके सिम्टम्स थे कि आप इसको यहाँ तक नहीं टच कर पा रहे थे, कुछ खा पी नहीं पा रहा था मैं। 21 दिन तक मेरे को कुछ खाने पीने को नहीं दिया था, पानी नहीं पी पाता था, सिर्फ डैब करते थे कॉटन का उसमें, क्योंकि जो भी बॉडी में जाता था अंदर से ग्रीन फ्लूइड करके बाहर निकलता था। मतलब एक पाइप लगी हुई थी मेरे बॉडी से फ्लूइड्स को इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया था, ऑर्गन्स वगैरह टूवर्ड्स क्लोजर जा रही थी। तो ऐसे करके हुआ था। लेकिन उस टाइम पे हम इतने छोटे होते हैं, मैंने तो, जो मेरे को याद है, जब मैं ठीक हुआ था, जब मेरे को खाना अलाउ किया उन्होंने सबसे पहले, तब मैंने डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगाया था। तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ कुछ हुआ है, उसको आप कैसे पॉजिटिव स्पिन दे सकते हो। लेकिन लाइफ में हमें हर एक चीज़ को पॉजिटिव स्पिन देना होता है। जब सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो 7 months था,
उसके दौरान भी मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि मेरे को ये नहीं था कि मैं बचूंगा या मैं मरूंगा। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे को बचना है, मेरे को बचना है। मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने एक्सेप्ट किया अपनी कंडीशन को। मेरे को था कि अगर चले भी गए तो भी ठीक है, बच गए तो कुछ कर लेंगे। तो ये इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं चला। और एंड में पीजीआई है, पहले 5 मंथ्स प्राइवेट हॉस्पिटल चले गया था, लास्ट 2 मंथ्स पीजीआई था। वहाँ की वजह से बचा हूँ मैं, वरना कोई चांस नहीं था कि मैं बच सकता था। तो वहाँ से मेरे को, जब मैंने देखा कि कितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर रोज़ ड्रिप लगनी है, आईवी सेट्स लगने हैं, आजकल सब कुछ प्लास्टिक में आता है। जब हम छोटे थे तब ग्लास बॉटल्स फिर भी थी कि आपको आईवी लगना है तो उस ड्रिप लगनी है तो वो ग्लास में लगेगी। अब सब कुछ प्लास्टिक हो चुका है। तो मैंने खुद के ऊपर देखा कि कितना प्लास्टिक यूज़ किया है मैंने। और मैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5 साल से बना रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रिसर्च में है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये सोप्स में मैंने पहली सोप कैसे बनाई थी। मैं पहले अमेज़न से नेचुरल सोप मंगाता था। तो जब मैं सोप मंगाता था उसके ऊपर एक प्लास्टिक फिल्म आती थी जिसके बीच में एक प्लास्टिक फिन होती थी ताकि सोप जल्दी डिज़ोल्व ना हो। नेचुरल सोप ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होती है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि जो चीज़ आप ऐसे ही दे सकते हो, ब्राउन पेपर में दे सकते हो, उसको आपने इतना ज़्यादा प्लास्टिक में क्यों किया हुआ है। तो मैंने उस कंपनी को ईमेल लिखा, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कोई रिप्लाई नहीं आया। कभी कुछ ये नहीं हुआ कि उन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी। उस टाइम पे मैंने कहा कि अब मेरे पास रिसर्च स्किल्स है। 6 महीने रिसर्च किया, पहली सोप बनाई अपनी, ठीक है। और रिसर्च क्योंकि मेरी स्ट्रांग थी, 6 महीने काम किया था मैंने, तो मेरी पहले टाइम से ही सोप अच्छी बनी थी। ऐसा नहीं है कि सोप के अंदर मेरे को कभी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं करनी पड़ी। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली चेंजेस आते रहते हैं आगे करते हुए। ऐसे करते करते फिर डिश वॉश बनाया। तो आज टोटल मेरे पास 21 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। और ये सारा कुछ रिसर्च को ही क्रेडिट जाता है, जो मैंने रिसर्च स्किल्स लैम्प फेलोशिप के दौरान सीखी। तो ये है। तो ऐसे करके वो जो प्लास्टिक मेरा वहाँ पे जो मेरा यूज़ हुआ था, वो मेरी इंस्पिरेशन बनी कि अब मैंने इस प्लास्टिक को ऑफसेट करना है, जितना प्लास्टिक मैंने यूज़ किया है। तो ये ऐसे करके अर्थवाइज एसेंशियल्स का अगस्त 2025 25 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे एक बात ऐड ऑन करनी है कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे हुआ, बट अब भी ना, जैसे हम देखते हैं होटल्स सॉरी मूवीज़ में भी कि प्लास्टिक वाली ड्रिप बॉटल लगती है। अब मुझे लग रहा है कि वो चेंज होती है, क्योंकि मैं पिछले साल नवंबर में एडमिट हो गई थी। एंड मुझे जो ड्रिप्स लगी वो कांच की बॉटल में थी। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने ये तो देखा कम से कम कि वो प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इज इंटायरली ट्रू। हो सकता है आपकी मेडिसिन ऐसी हो कि वो रिएक्ट कर रही हो, और इसलिए ग्लास क्योंकि सबसे नॉन रिएक्टिव वो होता है, इसलिए हो सकता है उसके लिए डाली हो उन्होंने। लेकिन मेरी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और जितनी बारी भी मैं हॉस्पिटल में गया हूँ किसी से मिलने या कुछ, और 99% हर एक जगह पे प्लास्टिक हो रहा है। और प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो रहा है यूज़, आप अगर सोचेंगे 1950 में वर्ल्ड में प्लास्टिक नहीं था, मतलब एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। 1928 के आसपास पहला प्लास्टिक का प्रोडक्ट था नायलॉन, जिससे हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स बनते हैं, वो तब डेवलप हुआ। उसके बाद आगे ड्यूपॉन्ट कंपनी उन्होंने बनाया था। आगे जाते हुए एक बेकलाइट जो प्रेशर कुकर वगैरह के ऊपर लगता है, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, वो फिर भी ठीक था क्योंकि वो बहुत हार्ड है, काफ़ी टाइम तक यूज़ होता रहता है। मेन दिक्कत ये आई जब हमने उसको कमर्शलाइज इतना ज़्यादा कर दिया कि हमने हर एक चीज़ में प्लास्टिक के ग्रोसरी बैग्स निकाल दिए, पैकेजिंग सारी प्लास्टिक कर दी। आज की डेट में ह्यूमंस एवरी ईयर 40,000 आईफिल टावर्स के वेट जितना इक्विवेलेंट प्लास्टिक बना रहे हैं। अब वो हम कैसे ऑफसेट कर सकते हैं? मैं कितना ऑफसेट करता हूँ, एक कंपनी है जो हर साल 20 लाख, हर दिन 20 लाख की प्लास्टिक की बॉटल्स बनाती है, मतलब यूज़ करती है अपने ड्रिंक्स को। मतलब वो उनका रोज़ की कैपेसिटी है और उनकी फुल कैपेसिटी पे काम चल रहा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्लास्टिक इतना पी रहे हैं। वो तो 20 लाख बॉटल्स रोज़ कर रहे हैं। मैं कितनी अपसाइकिल कर लूँगा? मैं 5-10 अपसाइकिल कर रहा हूँ रोज़ की प्लास्टिक की बॉटल्स। तो जो जिस लेवल पे चल रहा है डिग्रेडेशन, उसके साथ कैचअप करना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी उसको देखेंगे कि पहले सारा काम हाथ से होता था, अब जेसीबी से होता है, तो जेसीबी का जो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो बहुत गुना ज़्यादा है अगर आप कुछ हाथ से काम करते हो। तो उसी तरीके से हम हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में हम बहुत फास्ट हो चुके हैं हर एक चीज़ में, हमें स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। 7 महीने आप एडमिट रहे हॉस्पिटल में, 7 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो तब आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए लाइफ में। मतलब आपके लिए कोई करता है कुछ, तो हमारे साथ उल्टा होता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम वो याद रखते हैं, और जो चीज़ अच्छी होती है वो हम भूल जाते हैं, हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते। मेरा मानना है कि हमें अच्छी चीज़ें एक्नॉलेज करनी चाहिए, बुरी चीज़ें भूल जानी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरे को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो
मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपनी वाइफ, उनके सपोर्ट की बात करता हूँ, क्योंकि 7 मंथ्स ईज़ी नहीं होता और पीजीआई में सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो ये डे नाइट उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। जो मेरी बाकी फैमिली है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा। 2 मेरे पर्टिकुलरली बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक विक्रम है और एक अंगद है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बाकी भी सब लोग आए थे मिलने के लिए, बहुत सपोर्ट था। इन दोनों का ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि एक जो अंगद है, उन्होंने मेरे को अपना घर दे दिया था कि आपकी फैमिली वगैरह जो भी आ रहे हैं यहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ से पीजीआई जाना में रोज़ का 1.5 घंटे का ट्रैवल है। तो मेरा दूसरा फ्रेंड है विक्रम, उसने मेरे को मिलने आया है। उसके बाद उसने मेरे को अगले दिन अपने ऑफिस से किसी को भेजा 2 लाख के चेक के साथ। वो अलग बात है कि हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने लिया नहीं, बट जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पर्सन। तो वो दोनों चीज़ें मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी कि इन लोगों ने मेरे लिए किया है। और ऑब्वियसली बाकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। और जो डॉक्टर्स थे, उनका तो कभी थैंक यू कर ही नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा होता है और जब आपको हर एक जगह से आपको पता है आपकी इम्यूनिटी लो है और आप डिजीज से निकल ही नहीं पा रहे। मतलब मेरे टोटल 4 हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, इसमें से 3 प्राइवेट में हुई थी। तो जब मैं वापस आता था घर, उसके 2-4 दिन बाद वापस चीज़ हो जाती थी। तो रेकरेंट इश्यूज थे, ये नहीं कि एक बार ही घर आया फिर वापस हो गया। मतलब मेरे को था कि टाइम इज़ ओवर। फिर मैं पीजीआई चले गया, वहाँ पे भी फर्स्ट मंथ सेम चीज़ था, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रिकवर नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सेट है इस चीज़ का कि आपको 2 एंटी फंगल्स लेनी होती है, एक इंजेक्शन लगता है आपको, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, पर वो मेरे को वर्क नहीं कर रहा था मेरे ऊपर। जो डॉक्टर मोदी थे, डॉक्टर मनीष मोदी, डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर भूमिका और जो उनकी पूरी टीम थी, जो नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने मेरे को मेरी सारी इम्यूनिटी वापस रिवाइव की एक 8 रुपीज़ के ड्रग से, जो असली में कैंसर का ड्रग होता है, थैलिक्स। तो वहाँ से 8 रुपीज़ के ड्रग से जो चीज़ डेली इंजेक्शंस, बहुत हज़ारों के इंजेक्शंस डेली लग रहे थे, वो नहीं कर पा रहा था, वो सर ने मेरे को एक दवाई दी और उन्होंने मेरे को बोला कि ये दवाई आज तक मैंने कभी भी क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए नहीं दी, जो मेरे को ब्रेन फंगल इन्फेक्शन थी। कहते लेकिन मैंने अभी तक 1000 पेशेंट्स को दी है, जिसमें से 700 पेशेंट्स अलग अलग कंडीशंस के लिए, जिनके 700 लोगों की रिवाइव होगी। और उन्होंने देनी शुरू की और विद इन 15 डेज मेरे साइंस वापस आ गए थे। तो अगर उन्होंने वो अक्ल नहीं लगाई होती कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, अगर उनके माइंड में थॉट नहीं आया होता, जो बहुत बड़ी बात है, और बहुत सपोर्टिव रहे, तो इन डॉक्टर्स के बिना तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं। वो जो इन्फेक्शन थी आपको ब्रेन फंगल की, उसके सिम्टम्स क्या थे? ओके, तो एक हेलुसिनेशंस होती थी, ठीक है, कि मेरे को हेलुसिनेशन मतलब चक्कर आने? नहीं, हेलुसिनेशंस का मतलब है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरे को लगेगा कि आप भूत हो असली में। मतलब अंदर से इतनी असली फीलिंग आती है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो असलियत है या नकली चीज़ है। मतलब अगर आप किसी बालकनी में खड़े हो तो ऐसा हो सकता है कि आप जंप कर दो, क्योंकि आपको लगे कि आगे ही आपकी रोड चल रही है और आप नीचे जंप कर दो। हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा, मतलब इमेजिनिंग समथिंग विच इज़ नॉट देयर, को पता ही नहीं आप यस, कि इमेजिन कर रहे हो। तो जब मैं जिस दिन हुआ था मेरे को, जब मेरा पहले हेडेक, मतलब कंटिन्यूस हेडेक 24 आवर्स अ डे, जब मेरे को पहले 15 दिन तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा कि नॉर्मल हेडेक होगा तो किसी को तंग क्या करना है। तो मेरे को पूरे दिन, रात को नींद नहीं आती थी, दिन में नींद नहीं आती थी, हेडेक कंटिन्यूस होता था। एक लाइट से सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो लाइट आप देख नहीं सकते, लाइट आपको डार्कनेस की होती है। जब जिस दिन मेरे को फाइनली अटैक हुआ, उस दिन मैं बाहर रोड पे जाके अपने बॉक्सर्स में और अपने टी शर्ट में जाके मैं रोड पे जाके चिल्लाने लग गया जोर से, और मेरे को उस चीज़ का कोई रिकलेक्शन नहीं है। मेरी वाइफ बताती है कि मैं जैसे वॉशरूम जाके आया, फिर मैंने हाथ धो रहा था, तो मैंने वो जो टैप होती है, टैप को ऑन करे बिना मैं ऐसे ऐसे करके और मैं वहाँ से बाहर निकला था। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन था। तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब जैसे हमें नॉर्मल भी सर दर्द होता है, जैसे लाइट है, लाइट चल रही है, हमें उससे भी इरिटेशन होती है यस, कि लाइट क्यों चल रही है। तो आपको कितनी लेवल की इरिटेशन? मतलब उससे आप बात कर सकते हो 100 टाइम्स ज़्यादा। तो उसका मेन सिम्टम ये होता है कि आप अपना नेक को यहाँ तक ऐसे टच नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है मेनिंजाइटिस का। तो ऐसे करके होता है, फिर आपके बैक से वो एक सैंपल लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उससे कंफर्म होता है कि आपको वो है या नहीं है। तो जब मैं हॉस्पिटल में था और जब वो मेरे को हॉस्पिटल से निकालते थे, तब वो, जब आने से पहले भी टेस्ट होता था स्पाइन से, तब वो फ्लूइड जो होता था ठीक हो जाता था। मैं घर आता था, 2 दिन बाद वो फिर से बॉडी रिएक्शन करने आती थी, 5 दिन बाद मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंचता था, वो फिर से वापस सेम टू। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को हो गया था कि अब जाने दो, बस हो गया, अब और नहीं करने की जरूरत। मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ हार गया था कि मेरे को ये हो गया मेरे साथ। मैं एक्सेप्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हूँ अपनी लाइफ के बारे में। कुछ भी होता है मेरे साथ, मैं उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ। एक ब्रिटिश फिलोसोफर है एलन वॉट्स, बुद्धिज़्म के फिलोसोफर है वो। उनकी एक स्टोरी है,
द चाइनीज़ फार्मर, अगर आपको कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो उसमें क्या बताते हैं वो कि जैसे एक फार्मर होता है, उसके कुछ चीज़ अच्छी हो जाती है, तो लोग आके कहते हैं बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, वो कहता है मे बी, फिर वो चीज़ उल्टी हो जाती है क्योंकि कुछ और चीज़ कनेक्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो उल्टा हो जाता है। तो ऐसे करके सर्कल चलते रहता है, आपको नहीं पता एंड में आपके साथ कोई चीज़ अच्छी हो रही है वो एंड में आपको बुरी की तरफ लेके जाएगी, या कोई चीज़ बुरी हो रही है वो अच्छे की तरफ लेके जाएगी। तो जो भी हो रहा है आपके साथ एक्सेप्ट करो उसको, एंड ऑलवेज गिव इट अ पॉजिटिव स्पिन जितना आप दे सकते हो। एक लीगल स्कॉलर से अर्थवाइज एसेंशियल के फाउंडर बनना कैसे, इसकी जर्नी बताएंगे? ओके, तो जो लीगल रिसर्च होती है वो बहुत एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। जब जैसे मैं बुक लिख रहा हूँ थॉमसन रॉयटर्स के, तो मेरे को पूरे दिन अपने आप पे काम करना है, अकेले बैठूंगा, रिसर्च करूंगा, लिखूंगा, समझूंगा चीज़ों को। तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है, जिससे भी मैं खुश हूँ, क्योंकि रिसर्च में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अब थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने रिसर्च बिल्कुल गिव अप कर दी है, आज भी मैं बुक्स लिख रहा हूँ। 2 बुक्स ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एक बुक पब्लिश हो रही है, एक बुक दिसंबर में पब्लिश होगी, और अगली बुक का मेरा ऑलरेडी प्रपोजल सबमिटेड है। कौन सी बुक लिख चुके हो? अभी और लिख जो चुका हूँ publish- इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, अगली बुक है रेफ्यूजी लॉ पे। अब इसके बाद मेरा टारगेट है लॉ ऑफ द सी के ऊपर लिखना। तो ये सारे, ये जो आप देखेंगे, अगर ये सारे टॉपिक्स ना, अगर आप जब आप बड़े होंगे आप समझेंगे चीज़ों को, ये सारे लॉ के फ्रिंजेस पे हैं। मतलब लोग ज़्यादा इनके बारे में सोचते नहीं है, कोई इसके ऊपर लिखता भी नहीं है। इंडियन ऑथर्स, बाहर तो बहुत किताबें उन पे, बट वो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव है। जैसे एक किताब होगी 15,000 की, 20,000 की, तो इंडिया में स्कॉलरशिप उतनी ज़्यादा नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो इंडिया में आप देखेंगे तो ज़्यादातर बुक्स जो लिखी हुई है वो इंडियन पीनल कोड पे लिखी हुई है, क्रिमिनल लॉज पे लिखी है, सिविल लॉज पे लिखी है। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ किसी ऐसी चीज़ पे लिखूं जो जिसके ऊपर कोई नहीं लिख रहा। तो तभी मैंने इन टॉपिक्स को चूज़ किया जिसके ऊपर कोई नहीं लिखता इंडिया में, क्योंकि सबको लगता है कि लोग इसके कम हैं पढ़ने वाले, तो बुक कम चलेगी, बट ऐसा नहीं होता। जब आप रिसर्च में हो, आपको पता है कि इस चीज़ को ज़रूरत है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ के ऊपर 1000 लोगों ने काम किया और आप एक और उसमें एक और नाम ऐड हो रहे हो। उससे बेटर है कि किसी चीज़ पे 2 लोगों ने काम किया और आप उसके अंदर अपना नाम जोड़ रहे हो, अपने उस काम। क्योंकि मुझे लगता है जब हमें किसी को कुछ देना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है, तो मुझे अपने फ्रेंड बन के चूज़ करना चाहिए। क्योंकि जिसको हमने वो एंड में देना है, जिस कस्टमर के एंगल से हमें देखनी चाहिए Right, कोई भी right, बात right. को। तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करा? हाँ, मैंने सोचा कि गैप कहाँ पे है, लीगल गैप बोलते हैं कि रिसर्च गैप कहाँ पे है। कोई चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का चांस रहता है। तो यही मेरा, मैंने अर्थवाइज एसेंशियल्स भी इसीलिए शुरू किया है, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो जो सारे ब्रांड्स हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स सारे बहुत बेकार हैं। लेकिन मेरा मानना ये था कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे देने, पैकेजिंग बहुत बेकार देनी है, क्योंकि जब मैं पैकेजिंग बेकार दूंगा तब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होगी। अगर मेरा सारा फोकस होगा कि मैंने बहुत अच्छी पैकेजिंग करनी है, मैंने बहुत अच्छी प्लास्टिक की बॉटल्स लेनी है, तो मैं कभी भी अपने पर्पस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मैं कभी भी अपने पर्पस से डाइवर्ट नहीं हुआ। मेरे को मतलब कम से कम 4 ऑफर्स आए थे जो मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने बोला हम आपको स्केल अप करने में हेल्प करेंगे। वो मैंने इसलिए नहीं किया सिर्फ, क्योंकि मेरे को पता था कि कल को मेरा धीरे धीरे करके रोल डाइल्यूट होता रहेगा। जब आप लोगों को लेके आते हो अपनी फाउंडेशन में, तो लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, अगर 3 लोग आते हैं और 2 लोग मेजोरिटी में आते हैं और मैं माइनॉरिटी में आता हूँ, कल को हो सकता है वो बोले कि हम आप जैसा कर रहे थे आप कर रहे थे, अब हम अपनी पैकेजिंग लेके आएंगे। जैसे स्टीव जॉब्स हैं, जब उन्होंने एप्पल फाउंड की थी, बीच में उनको अपनी कंपनी से 10-12 साल दूर रहना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर और लोग आगे थे। फिर उन्होंने कंट्रोल किया कंपनी को। जब वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस या मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी, उसके बाद उनको वापस लाया गया, फिर कंपनी वापस ऊपर तक पहुंची। तो बेसिकली इन चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ कि मेरा पर्पस ना डाइल्यूट हो। मैं धीरे धीरे कर चल सकता हूँ, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्नेल की स्पीड पे चलूँगा, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं 2% चेंज ला रहा हूँ, लेकिन अगर 10 साल बाद मैं 100% चेंज ला सकता हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ। लेकिन ये नहीं कि आज 2% से अपने प्रॉफिट को 2% से 100% पे ले जाने के लिए मैं अपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा पर्पस के साथ, क्योंकि फिर वो आई एम अनदर वन ऑफ द कंपनीज जो ऑपरेट कर रही है। तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर मेरा यही है। मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जिसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग थी एंड यू ट्रूली लाइक इट। ओके, तो जैसे मेरा पर्पस सस्टेनेबल है, तो मेरे को पैकेजिंग भी वैसी पसंद आती है। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग में मेरे को एक पार्टनर मिल गया है बहुत अच्छे, विदाउट। ये जो कंपनी है, ये इनके फाउंडर हैं, पुणे बेस्ड कंपनी है मेरे ख्याल से,
इनके जो फाउंडर है उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, बिस्किट के पैकेट हो गए, उन्होंने वो सब लेके और उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है इन बॉटल में। अब ये बॉटल एंड ऑफ लाइफ HDPE की तरह है। अब ये नहीं कि एक बार यूज़ कर दिया और इसको ख़त्म हो गया काम। बिस्किट के पैकेट आप फेंकते हो एक बार ही, वो लैंडफिल में जाएंगे, या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो जाएंगे सीमेंट फैक्ट्री में जलने के लिए, दो डायऑक्सिन्स रिलीज करेंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हार्म करेंगे इन्वायरमेंट को, पल्यूट करेंगे। उससे बेटर है इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको HDPE प्लास्टिक में अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, अब ये रिसाइक्लेबल हो चुके हैं। अभी 9 बार ही आप जाओ, आप ये इसको कबाड़ी वाले के पास जाएगा, रिसाइकलिंग में वापस ये सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी हो चुकी है, अब ये फ़ायदे का प्रोडक्ट हो गया। तो इसलिए मेरे को बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इस कंपनी का, इसलिए मैंने इनका टाइप किया। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें अपसाइकिल्ड बॉटल में नहीं चाहिए। मतलब मैं अपसाइकिल्ड बॉटल का मतलब है कि कोई सोडा बॉटल होगी, कोई ग्लास बॉटल होगी कंबूचा की, जो पहले यूज़ हुई है, अच्छी तरह उसको साफ़ करता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ, 2-3 दिन वो धूप में पड़े रहती है। जब वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है उसके बाद मैं उसके अंदर पोर करता हूँ। कॉस्मेटिक्स हैं, टोटली सेफ़ है इस चीज़ को करने के लिए और अच्छी तरह चलता है उस तरीके से। लेकिन फिर भी कोई लोग बोलते हैं कि हमें अच्छी बॉटल्स चाहिए, तो उनके लिए फिर ये सस्टेनेबल पम्प बॉटल्स है जो 100% MLP से बनी हुई है। तो इस कंपनी का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने इतना सोचा। इस कंपनी की एक और अच्छी बात है कि ये बहुत लो MOQs में काम करते हैं। जैसे मतलब आप किसी कंपनी का टाइप करते हो तो वो कहते हैं कि हमें आपको 1000 बॉटल्स का ऑर्डर करना है। इनका ऐसा नहीं है, ये बोलेंगे आपको कि आप हमें 10 बॉटल का भी ऑर्डर दोगे, हम आपको देंगे। तो ये छोटी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है इनकी। तो हर एक वे में स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, हर एक वे में आपको, मतलब इससे ऊपर मेरे को आज तक कोई कंपनी नहीं मिली जो मेरे को लगता है कि जो मेरे पर्पस से अलाइंड है। इसलिए मैंने इनके साथ कोलैबोरेट किया, वरना मैं हर एक को ही अपसाइकिल्ड बॉटल में ही देता। अब अगर कोई बोलता है कि हमें गिफ्टिंग के लिए चाहिए, तो मैं उनको ग्लास बॉटल में देता हूँ। फर्स्ट ग्लास होता है जो नया ग्लास, उनको बड़ी बॉटल में नहीं देता, उनको छोटी छोटी बॉटल्स ग्लास की 100 ml की है मेरे पास, उसमें डालते हैं वो गिफ्टिंग के लिए, वो ठीक है। तो बस यही है। लेकिन ग्लास रिसाइकिल मतलब उसको बारी बारी वापस ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लास्टिक की डिसएडवांटेज ये है कि उसको आप सिर्फ 9 बारी ग्लास वापस रिसाइकिल कर पाते हो। 9 टाइम्स के बाद वो इतना ज़्यादा उसका बुरा हो जाता है कि रिसाइकिलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। और जो मोस्टली प्लास्टिक है वो सारा ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, उसका तो कुछ भी नहीं होता, वो लैंडफिल में जाता है या सीमेंट फैक्ट्रीज में बर्न करके, और हमारे लिए पोल्यूशन बनता है। तो आपने ये पूरे पॉडकास्ट में 2 टर्म्स यूज़ करे हैं, जितना मैंने नोटिस करा है। एक है अपसाइक्लिंग एंड दूसरी रिसाइक्लिंग। इनका डिफरेंस मुझे आज तक इतना ज़्यादा नहीं समझ आया। एक तो स्पेलिंग्स का है ही, एंड दूसरे का मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक ये 2 टर्म्स आपने सेम ही पॉडकास्ट में यूज़ करे, इनका डिफरेंस क्या है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इससे लोगों को समझ आएगी कि असली में आप क्या चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपसाइक्लिंग होती है कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, आपके पास एक रिसोर्स आ गई, आपने एक प्लास्टिक की सोडा बोतल खरीदी। अब आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम उसको डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन से या तो लैंडफिल में जाएगा या फिर वो कोई रिसाइकलर उठाएगा, रिसाइकलिंग में जाएगा वो। जब वो रिसाइकलिंग में जाता है तो वो बॉटल फिर से ज़ीरो होके फिर से बॉटल बनती है नई बॉटल में, तो रिसोर्सेज लग गए उसमें, ठीक है। अपसाइक्लिंग का मतलब है कि मैंने एक बॉटल ली, उसको मैंने घर में यूज़ की किसी और काम के लिए, उसके अंदर मैंने बायोएंजाइम बना ली है, उसके अंदर मैंने कुछ स्टोर कर लिया। उसके अंदर कितना कुछ हो सकता है, उसको क्लीन करके पानी की बोतल Yes, यूज़ कर ली, yes. बायोएंजाइम्स बना लिया। या मुझे बेस्ट लगता है कि अगर ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए, मैंने अभी तक पूछा नहीं, हम एक बॉटल को कट कर सकते हैं, ठीक है, एंड जो उसका लेफ़्ट ओवर पार्ट है उसमें एक पौधा उगा सकते हैं, एंड जो उसका ऊपर वाला पार्ट है विद द कैप, उसको एज अ फनल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइडिया वैसे ठीक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीयूज़ के लिए, लेकिन पौधे को भी मेरे को नहीं अच्छा लगता कि वो प्लास्टिक में हो। क्यों? मेरे को लगता है कि सॉइल में बेस्ट रहते हैं, ठीक है, अगर आपको प्लांटर लेने होते हैं, क्योंकि जो वो होता है, जो प्लांटर्स होते हैं अपने टेराकोटा, वो भी सस्टेनेबल नहीं है अल्टीमेटली। क्योंकि अगर आप देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पुराने पुराने पॉट्स मिलते हैं, वो में इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि जब आप फायर अवन के अंदर डालते हैं इन चीज़ों को, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते। वो ऐसा नहीं है कि वो 2000 साल तक वो भी पड़े रहेंगे। ऑब्वियसली प्लास्टिक से बेटर है वो, लेकिन उनको ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा मानना है कि प्लास्टिक में आप अवॉइड करिए कि उसको कि आप उसमें प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर लगाना पड़ता है तो नॉट अ बैड ऑप्शन। बट फिर आप उसको एंड में काट रहे हैं, वो 2 पार्ट्स में हो गया, फनल कब यूज़ होगा कब नहीं होगा, बहुत कम बारी होगा, तो उससे बेटर है कि उसको वैसे ही रहने दीजिए, या जब हो जाए यूज़ हो जाए तब आप उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए। ये टर्म फॉरएवर केमिकल्स, एक अगर केमिकल्स
बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, बट अगर हमारे केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, जैसे आपने मुझे बायोएंजाइम्स दिखाए, देन तो इट्स बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है हमारी। तो ये टर्म यूज़ कहाँ होती है, व्हाट इज़ फॉरएवर केमिकल? तो फॉरएवर केमिकल्स दो कंपनीज है, ड्यूपॉन्ट और 3M, अमेरिकन कंपनीज है, उन्होंने शुरू किया था। आज की डेट में 14,000 फॉरएवर केमिकल्स है पूरी दुनिया में, मतलब हर एक प्रोडक्ट में, मोस्टली हमारे हर एक चीज़ में होते हैं, कहीं ना कहीं पे हर एक चीज़ में होंगे। फॉरएवर केमिकल्स का इशू ये है कि वो हमारी बॉडी से कभी नहीं निकलते, हमारी इन्वायरमेंट से कभी नहीं निकलते। एक बार आपने उसको इंजेस्ट कर लिया है या एक बार आपने उसको इन्वायरमेंट में बना डाल दिया, लिया। हाँ बना लिया, तो वो हमेशा इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेंगे। उनका इशू ये है, कोई केमिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी से निकल जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे एक प्रेजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, वो आपने लिया, आपने खाना है, फूड ग्रेड प्रेजर्वेटिव होता है, आपने खाने में खाया उसको, जब आप उसको खाते हो और आपके 24 आवर्स यूरिन में बाहर निकल जाते हो, तो परसिस्ट नहीं किया बॉडी में, कोई हार्म नहीं है उसका। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में ही रह रही है पूरी ज़िंदगी, जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, उनको बॉडी में आगे वो तो रहते ही रहते हैं, तो ऐसे करके ये इशू है इनके साथ। और ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास स्टार्ट हुआ था इनका वो बनना। सारी जो चीज़ें बनी है ज़्यादातर क्योंकि टैंक्स को कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की क्वालिटीज़ वगैरह देनी थी। फिर रेन कोट होता है, रेन कोट के ऊपर ताकि रेन स्टिक ना करे, जल्दी निकल जाए। ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ों में प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरएवर केमिकल्स, तो ये बहुत हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। मुझे एक प्लास्टिक से मैंने एक दिन सोचा, आई वॉज रीडिंग अ बुक जो साइंस पे थी, एंड उसमें लिखा था कि प्लास्टिक मेनली कोई 2 इंग्रेडिएंट से बना है। आई डोंट रिमेंबर दोज 2 इंग्रेडिएंट्स, बट लेट्स टेक कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट एक्स एंड सेकंड वाई है, ठीक है। एंड हम मैंने एक चीज़ सोची कि अगर हम प्लास्टिक जिस मशीनरी में बनता है, अगर हम वो मशीनरी को रिवर्स कर दें एंड वो 2 इंग्रेडिएंट्स में एक प्लास्टिक की बॉटल वो 2 इंग्रेडिएंट्स में शिफ्ट हो जाएगी, तो प्लास्टिक ख़त्म हो सकता है मेरे हिसाब से। इसमें आप क्या कहते हो? बिकॉज आई नो ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी में है, इमेजिनेशन का आइडिया, बट किधर ना किधर से मुझे लगता है इट कैन वर्क अगर ये मशीन बन सकती जो है। मेरे को लगता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं जिससे प्लास्टिक फॉर्म होता है। एक फंगस है जो किसी ने इंडिया में किसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, जो उस बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बार ये वो बॉन्ड टूट जाता है, फिर वो प्लास्टिक ब्रेक डाउन हो सकता है। एक कंपनी है, सबसे ब्रिटिश कंपनी है, विवोमोर, तो वो उन्हीं मशीन्स में मेरे ख्याल से जो प्लास्टिक की मशीन्स होती है, उसी मशीन्स के अंदर वो ऐसी चीज़ें, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं बेसिकली, पॉलीमर्स, प्लांट बेस्ड पॉलीमर्स वगैरह के, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। तो वो क्या करता है, वो जब आप उसको मिट्टी में डालोगे वापस, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा, बैक टू सॉइल में हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही है आजकल, लेकिन अब हम बहुत लेट चल रहे हैं हर एक चीज़ में। अगर आप क्लाइमेट चेंज देखेंगे तो 2100 तक हमने 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बहुत मुश्किल से। पानी लेवल बहुत ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं, लेकिन इनको टैकल करने की स्पीड बहुत कम है। जो ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रप्शन है, ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो बहुत हाई है। जो डिस्ट्रप्शन हो रही है इसमें कि प्लास्टिक को चेंज करके कुछ और नया बन रहा है, वो बहुत स्लो है। तो जो डिस्ट्रप्शन की चीज़ें हैं कि आप किसी सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, वो इतना स्लोली इंकलकेट हो रहा है हमारी लाइफस्टाइल में कि हम कभी कैच ऑन ही नहीं कर पा रहे कि जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। फैमिलीज़ को पता होना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटल डिटर्जेंट की है, जो फैमिलीज़ हैं स्पेशली ओल्ड पीपल, उनको पता होना कि इसमें कौन से केमिकल्स हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आता है, डिटर्जेंट है मार्केट में, वी आर लाइक के ट्राई करके देखते हैं, एड्स में आता है कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स एक बार ही वॉशिंग मशीन में डालो, क्लोथ्स बैक टू देयर कलर वाइट। दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट कितना है कि किसी को पता होगा वो उनमें क्या क्या है, केमिकल्स कौन से। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो अवेयरनेस है। मतलब आप कुछ भी चीज़ ले रहे हो, आप क्यों ले रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है, क्या मेरे को इसकी ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है, फिर आप लो, और फिर कॉन्शियस ब्रांड से लो। आप बात कर रहे हो हर एक प्रोडक्ट जो आजकल है, 90%, 90 भी नहीं कहूँगा, 95% जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, सब में SLS डला हुआ है, सब में SLES डला हुआ है, सब में पैराबेन्स डले हुए हैं।
काफ़ियों में फॉरएवर केमिकल्स डले हुए हैं, काफ़ियों में आर्टिफिशियल कलर्स डले हुए हैं, काफ़ियों में एक इंग्रेडिएंट होता है परफ्यूम या क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस। अगर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे फ्रेग्रेंस लिखा हुआ है, वो उस एक इंग्रेडिएंट के अंदर 100 केमिकल्स हो सकते हैं उस एक इंग्रेडिएंट के अंदर। तो आप सोचिए ये सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर हो सकते हैं इनसे। तो आपको अवेयर होना ज़रूरी है। आप कोशिश करके बायोएंजाइम क्लीनर्स लीजिए। अब ग्रीन वॉशिंग भी बहुत होती है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि आप कहते हो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत साफ़ चीज़ है, या एनवायरनमेंट को क्लीन अप करती है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे क्लीनर्स आते हैं जो मैं देखता हूँ एड्स वगैरह में, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना आता। वो कहते हैं कि एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट, लेकिन आप उसका कलर देखते हो तो वो बिल्कुल वाइट होता है, सर्फेक्टेंट का कलर होता है। तो बेसिकली उसमें वही एसिलेस, एसिलियस या प्लांट बेस्ड हो सकता है, प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स डाले हो। बट एंजाइम उन्होंने अगर 0.5% भी एंजाइम डाल दिया पूरे फॉर्मूला में, तो भी वो इसको एंजाइम बोल सकते हैं कि एंजाइम क्लीनर्स डाले हैं इसमें। तो ये लेबलिंग का इशू है, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। उससे बेटर है अगर आप बायोएंजाइम का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका कलर ही आपको बताएगा कि ये बायोएंजाइम का प्रोडक्ट है। उसका कलर होगा ऑरेंज। अगर आप मेरा डिश वॉश लेंगे या मेरा लॉन्ड्री लेंगे, अगर मैंने कीनू का उसका ब्राउनिश होएगा। अगर मैंने कीनू का बनाया तो उसका ऑरेंज होगा। अगर मैंने मौसमी का बनाया तो उसका स्लाइटली येलोइश की तरफ होगा। अगर मैंने रीठा शिकाकाई का बनाया तो उसका स्लाइटली ब्राउनिश की तरफ होगा। तो ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, क्योंकि मैं हर एक पूरे साल कीनू नहीं यूज़ कर सकता। कीनू विंटर्स में आते हैं, तो विंटर्स में मैं कीनू का बायोएंजाइम बनाता हूँ, समर्स में मैं मौसमी का बायोएंजाइम बनाता हूँ। तो ये चेंज होते रहता है। तो इतना आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, उसका कलर कैसा है, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हैं। आधे प्रोडक्ट्स में तो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे होते, हार्पिक वगैरह हो गया। बायोएंजाइम्स का जो मेन बेनिफिट है, जो मेरे को लगता है, वो ये है रेजिडुअल क्लीनिंग का। आपने अपने बर्तन धोए, वो आपके बर्तन अच्छी तरह धोएंगे। उसके बाद आप जब उनको फ्लश डाउन करते हो, टॉयलेट में अपने टॉयलेट बोल क्लीनर की तरह यूज़ किया या अपने डिशेज में यूज़ किया आपने, जब वो वापस सीवेज सिस्टम में जाएंगे, वो सीवेज सिस्टम को क्लीन करते हैं। तो जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जो कमर्शियल डिश वॉश वगैरह, वो पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, ये क्लीन करते हैं। ये फ़र्क है बेसिकली बायोएंजाइम में। मतलब जो हमारे डिश वॉशेस हैं, डिशेस को क्लीन कर करके जो हमारे सीवरेज सिस्टम है या जहाँ जहाँ वो जा रहा है, एक्वाटिक लाइफ, मतलब डबल यूज़। हमें लगता है कि उनका क्या काम है, बस डिशेस वो हमारे को लगता है कि हमारे यहाँ से हमारे बर्तन साफ हो गए, हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ तो आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ डला होता है, इतना परफ्यूम, इतना फ्रेग्रेंसेस वगैरह डली होती है, तो उसका खुद का नुकसान है। ठीक है, आपकी हेल्थ को भी नुकसान है। फिर जब वो फ्लश डाउन कर रहे हो आप, या जब क्लीन आप डाल रहे हो उसको सीवेज सिस्टम में, तो एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर रहे हैं। जो आपके फिशेस वगैरह है, अल्टीमेटली तो सारा पानी वहीं पे जाना है, उसको हार्म कर रहे हैं, सीवेज सिस्टम को हार्म कर रहे हैं। तो सर, क्या एक सिंगल बंदा जैसे आप हो, आप मैनेज कर पाते हो कि आपको कोलैबोरेशंस की नीड होती है? तो एक जो सिंगल आदमी है वो भी चेंज ला सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन डेफिनेटली हेल्प करती है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट मंथ पहली बार कैलकुलेशन किया कि मैं मंथ में कितना ऑफसेट कर पा रहा हूँ प्लास्टिक। तो मैंने अपने ऑर्डर्स के थ्रू 20 केजीज ऑफ प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोका है, जो अपसाइक्लिंग के थ्रू, मतलब पुरानी बॉटल्स वगैरह यूज़ करके। एक आदमी हर साल 11 केजीज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। तो मैंने एक महीने में 2 लोगों का प्लास्टिक ऑफसेट कर दिया। जो कार्बन एमिशंस मैंने कम किए वो 480 किलोमीटर्स की है। तो यहाँ से मैं घर तक आराम से पहुँच सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। इतना मैंने हर एक महीने में कम कर रहा हूँ कार्बन एमिशंस एज एन इंडिविजुअल। तीसरी चीज़ जो मैंने कम की है वो ये है कि कार्डबोर्ड वेस्ट, मेरा सारा कार्डबोर्ड का अपसाइक्लिंग करके करता हूँ मैं यूज़। मैं नया कार्डबोर्ड नहीं यूज़ करता अपने ऑर्डर शिप करने के लिए। वो मैंने 9 केजीज लैंड मतलब वापस सर्कुलर इकोनॉमी में डाले। तो ऐसे करके इंडिविजुअल चेंज कर सकता है डेफिनेटली। कोलैबोरेशंस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ है स्विच फॉर चेंज, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। दमनजोत है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत ऑनेस्ट और बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए। इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके हम तीनों ने एक पंजाब एग्रो में एक हमने कलेक्शन ड्राइव की थी, जिसके थ्रू हमने टोटल जो प्लास्टिक इक्विवेलेंट अब हम कर पाए हैं ऑफसेट, 1000 केजीज प्लास्टिक ऑफसेट कर पाए हैं। तो कहाँ तो मैं एज एन इंडिविजुअल 10-20 किलो पर मंथ कर रहा हूँ, और कहाँ पे यहाँ पे 1000 केजीज प्लास्टिक ऑफसेट कर पाए, सिर्फ क्योंकि हमें कम्युनिटी का सपोर्ट था और क्योंकि हमने कोलैबोरेट किया। तो वहाँ पे गाड़ी आई, स्विच फॉर चेंज ने अपना सारा वो वेस्ट कलेक्ट करके लेके चले गए, जो भी फार्मर्स ने कलेक्ट किया हुआ था। एक फार्मर तो ऐसे थे जिन्होंने तकरीबन 11 साल का वेस्ट कलेक्ट किया होता, क्योंकि उनको था कि कभी कुछ अच्छी जगह पे इनका यूज़ हो पाएगा। तो ऐसे करके कोलैबोरेशंस का डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, कहाँ 10 केजीज और कहाँ 1000 केजीज। तो कोलैबोरेशंस हेल्प करते हैं आदमी को। अल्टीमेटली एज एन इंडिविजुअल नहीं सोच सकते हम, हमें अगर कुछ बड़ा काम करना है तो आपको बहुत लोगों की हेल्प की होती है। 3 थिंग्स दैट मुझे 3 चीज़ें बताइए जो फैमिलीज कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। ओके,
तो फर्स्ट चीज़ है कि आप अपनी स्टील की बॉटल साथ लेके जाओ, अपने बैम्बू टूथब्रश कैरी करो, ठीक है, जिसके ब्रिसल्स भी बायोडिग्रेडेबल हो। आप स्टील बॉटल्स कैरी कर रहे हो, ठीक है, आप जूट बैग्स कैरी करो। आप आपके घर में पुराने प्लास्टिक के पैकेट पड़े हैं, वही लेके जाओ। आप मंडी जा रहे हो, आप फ्रूट की शॉप जा रहे हो, आप उनको यूज़ करके करो। चौथी चीज़ जो आपने 3 पूछ लिया, लेकिन मैं चौथी बताता हूँ आपको। आप कॉन्शियस ब्रांड से जो अपसाइकिल पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं और जो बायोएंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वैसा कुछ अपने इंट्रोड्यूस करो लाइफ में, जिससे इफेक्टिव क्लीनिंग भी हो और जिससे आपका वो भी फुटप्रिंट भी कम हो सके। What legacy you want to leave behind? तो एक तो मेरा है कि इसको अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके, कोई स्पीड में नहीं हूँ मैं कि बहुत जल्दी ग्रो करना है, बहुत धीरे धीरे करके अपने प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए इनको जितने लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, स्पेशली द बायोएंजाइम होम क्लीनर, उतना ज़्यादा आगे जाके इसको बढ़ाऊँ फर्स्टली। सेकेंडली मेरा अल्टीमेटली एम है, मैं और मेरी वाइफ जो है, हम हिमाचल में कहीं पे लैंड लेके उसको एक कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं। बेसिकली हम जैसे लगा लो हमने लैंड ली है, तो उसमें से 70-80% में हम एक जंगल ग्रो करेंगे। मियावाकी टेक्निक होती है अफॉरेस्टेशन की, जापानीज टेक्निक। जहाँ पे बहुत सारे मैंने इसके बारे में Yes. पढ़ा था। तो एक पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है इकोसिक, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे बहुत छोटे छोटे एरियाज में आप बहुत ज़्यादा ट्रीज ग्रो करोगे, तो 70% हम उसको बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा करने के लिए और माइक्रो क्लाइमेट ग्रो करने के लिए वो करेंगे। तो एक कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहते हैं हम, जो अर्थवाइज एसेंशियल्स का ही पार्ट होगा। तो जब कभी कल को हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं, हम उन्हीं लोगों के नाम से एक ट्री प्लांट करते रहेंगे। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा हमें अपना एवेल्यूएट करने का मौका मिलेगा कि हम कितना चेंज ला पा रहे हैं। वहाँ पे एक हमने घर बनाना है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपने घर का आगे जाके, मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो कोशिश करके उसको नेचुरल मटेरियल से बनाएं। जैसे लाइम प्लास्टर होता है, एक नेचुरल मटेरियल है, रैम्ड अर्थ है, जहाँ पे आप अर्थ से ही घर बनाते हो, बहुत सॉलिड घर बनता है, दिखने में भी सीमेंट की तरह होता है। या आप कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक से घर बनाओ, और बहुत ऑप्शन है। एक हमने छोटा सा घर बनाना है और उसके घर के आसपास पेरिफेरी में 20-30% एरिया में हमने अपना किचन गार्डन टाइप बनाना है, जहाँ पे हमारा सेल्फ सस्टेनिंग हो। कोई हमने ट्रैक्टर नहीं यूज़ करना, कंपोस्ट बनानी है, और साथ में पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट है। और उसके अंदर क्या होता है कि आप नेचुरल टेरेन यूज़ करते हो, और उसके अंदर जितना पानी आता है बारिशों के टाइम पे, आप मोस्टली पूरे साल उसी को यूज़ करते हो। तो बेसिकली आप कम से कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। मेरा सारा फोकस आगे की लाइफ में, जो आप लेगेसी की बात कर रहे हो, वो यही है कि कैसे अपनी लेगेसी, मैं कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकूँ, साथ में लोगों की हेल्प कर सकूँ कार्बन फुटप्रिंट कम करने में। रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करने हैं, नए रिसोर्सेज जनरेट नहीं करने, वो यूज़ नहीं करने, पुरानी रिसोर्सेज पे ही रिलाई करने। तो सर, बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज यही है कि थोड़ा कंजम्पशन अगर आप कर भी रहे हैं, प्लास्टिक से आप बच नहीं सकते। मैं जितना मर्जी कॉन्शियसली रहूँ, मेरे हर एक महीने MLP वेस्ट का जो बिस्किट का पैकेट होता है, उसका भी एक छोटा सा पैकेट तैयार होता है। लेकिन उसको आप थोड़ा अच्छी तरह सोचिए, उसको अच्छी तरह आप कैसे कहाँ पे बेच सकते हैं। जैसे किसी NGO है जो कलेक्ट कर रहा है, उनको दीजिए, जो उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, कुछ और है। तो थोड़ा कॉन्शियसली कंज्यूम कीजिए, थोड़ा माइंडफुल होइए लाइफ केयर में। जो भी एक्शन ले सकते हैं छोटे, ये मत सोचिए कि मैं एक अकेला हूँ, क्या कर सकता हूँ, इतनी गवर्नमेंट्स है दुनिया में, वो कुछ नहीं कर रही। आप एक छोटा सा स्टेप लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरे को ये चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चेंज ला पा रहा हूँ छोटे लेवल पे, और वो बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much if you watched till the end, and I really want कि ਇਹ podcast ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨੀਅਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਇਓਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ।